हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों से हमने बताया था कि इंग्लिश का पार्ट 1 ठीक है बिल्कुल जीरो से बिल्कुल माइनस से लेकर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश देखना आप कि कितनी सरल तरीके से ठीक है और कितने आसान तरीके से हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, तो देखते रहें। देखो बिल्कुल जीरो से बात आई आपकी इंग्लिश की। क्या है? इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखो, इंग्लिश को अगर हम आपसे पूछें कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है बोलो, तो आपका सीधा सा रिप्लाई आएगा कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। क्या है? इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। सही बच्चों का ये रिप्लाई आएगा कि इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, तो आप बोल दोगे कि इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। तो इंग्लिश एक क्या है? सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज में फर्क क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज का फर्क मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो दो बंदे एक अपनी फीलिंग दूसरे से शेयर कर ले, मतलब वो उसकी बात समझ जाए, ठीक है, और उसकी बात वो समझ जाए, इसी को आप क्या कहते हो? लैंग्वेज। अब बात आई सब्जेक्ट की, तो इस लैंग्वेज का पर्टिकुलर जो रूल होते हैं, रूल फॉलो होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं, ये इनका नॉलेज होती है लैंग्वेज की, वो हम किस में लेते हैं? सब्जेक्ट में। तो यहां तक क्लियर? बोलो, क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं? सब्जेक्ट और लैंग्वेज। ठीक, तो यहां तो सब्जेक्ट और लैंग्वेज की यहां तक आपसे बात होती है। अब हमने आपसे एक एग्जांपल लिखा, हमने बोला हमने आपसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल लिख दिया कि आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब हमने बोला कि बेटा ये बताएं कि एक सेंटेंस सही भी है, सही है क्या या गलत है। मतलब आपसे हमने पूछा ये सेंटेंस ये सही लिखा है या गलत लिखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का रिप्लाई क्या आएगा कि सर ये सेंटेंस देखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, जैसा कि हम बोलते हैं कि ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, लेकिन ये सेंटेंस राइट नहीं है। कैसे नहीं है? और ये सेंटेंस राइट भी है और राइट नहीं भी है। अब ये क्या बात होगी? तुम सोच रहे हो कि राइट है और राइट नहीं भी है, तो वो देखते हैं कि राइट कब है और राइट कब नहीं है। तो फिलहाल तो इसे गलत है, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब ये सर रॉन्ग कैसे है? हम तो ऐसे ही सुनते चले आए, आई एम योर इंग्लिश टीचर, हमने तो ऐसे ही सुना, तो ये रॉन्ग कैसे हो गया? तो रॉन्ग की अगर बात करें तो रॉन्ग कैसे है वो हम विद प्रूफ से आपको बताने वाले हैं। देखो, जैसे हमने आपको कुछ वर्ड लिया, हमने लिया इंडिया, ओके, हमने लिया अमेरिका। क्लियर? बिल्कुल ग्रामर बिल्कुल माइनस से लेके चल रहे हैं। जिस लड़के को बिल्कुल कुछ नहीं आता उसे भी सिखाने की गारंटी मुझ पे छोड़ दो, केवल आप कंटिन्यू आते रहे। देखो, इंडिया, अमेरिका, हमने दूसरा ले लिया है और ले लिया श्रीलंका। ये तीन वर्ड ले लिए और भी है। ठीक है, फिलहाल हमने ये तीन ले लिए समझने के तौर पे। अब हमने बोला कि आप ये बताएं कि इंडिया से, ये इंडिया से आपको क्या समझ में आ रहा है? कोई दूसरा वर्ड समझ में आ रहा है? अमेरिका से कोई दूसरा अदर वर्ड समझ में आ रहा है? या श्रीलंका से आपको अदर वर्ड कौन सा समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सीधे सा आप बोलो मन में बोल रहे होगे या सोच रहे होगे क्या
कि इंडिया से सर सीधी सी बात है कि इंडिया से हमारा क्या बनेगा, इंडियन, बोलो, अमेरिका से अमेरिकन, ओके, श्रीलंका से क्या बनेगा, श्रीलंकन। अब ये इंडियन, इसकी आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, अमेरिकन और श्रीलंकन। इस इंडियन का मतलब क्या है कि वह पर्सन जो कहां पे रहता है, इंडिया, बोलो, वह पर्सन जो इंडिया में रहता है उसे इट इज कॉल्ड इंडियन। अमेरिकन, वह पर्सन जो कहां रहता है, अमेरिका में, उसका क्या कहते हैं हम, अमेरिकन। और वह पर्सन जो कहां रहता है, श्रीलंका में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्रीलंकन। अब बात यहां पर आई। अब इसी तरीके से जैसे इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, श्रीलंका से श्रीलंकन बना, ठीक इसी प्रकार इंग्लैंड से क्या बना, इंग्लिश। तो इंग्लिश का जन्म कहां हुआ, इंग्लैंड से, ठीक है। तो इंग्लैंड से क्या बना बेटा, इंग्लिश। तो तुम ये चीज समझ गए, ये क्या है, ये सिटीजन है कि नहीं। तो तुमने बोला कि सर इंग्लिश का एक तो मतलब होता है सब्जेक्ट है, लैंग्वेज, और अदर दूसरा जो मतलब होता है वो क्या होता है, सिटीजन। तो इंग्लिश क्या है, सिटीजन भी है, बोलो, इंग्लिश इज ए सिटीजन। तो हमने बिल्कुल जीरो से उठाया कि इंग्लिश कहां से पैदा हुआ है, बिल्कुल माइनस से, कि इंग्लिश हम आज सीख चुके हैं कि इंग्लिश जो कहां से निकला है, इंग्लैंड से, बोलो, इंग्लिश आपका निकला है इंग्लैंड से। अब हमने आपसे बोला कि देखो, अगर हम इसकी तरीके से देखें, इंग्लिश क्या है, सिटीजन, तो इसका सेंस क्या होता है, आई एम योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश का मतलब क्या है कि जो इंग्लैंड में रहता है वही तो इंग्लिश है। जैसे यहाँ पर इंडिया इंडियन था, इंग्लैंड और इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपका कौन सा अध्यापक हूँ, मैं तुम्हारा जो अध्यापक हूँ कहाँ से, इंग्लैंड का अध्यापक हूँ, जबकि मैं इंग्लैंड का नहीं हूँ, बिल्कुल भारतीय हूँ। बोलो 100% भारतीय होंगे नहीं। अच्छा, आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब हम ये सेंटेंस बता रहा है कि मैं कहाँ का हूँ, इंग्लैंड का, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिया, अमेरिका और श्रीलंका, अगर इसके हिसाब से देखें, बोलो, तो ये इंडिया का मतलब इंडियन, क्लियर। तो हम सही सीधा सा बोल देंगे ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं तो भाई ये मेरे लिए यूज हो रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पर थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे इसका सेंस क्या दे रहा है, सिटीजन का। फिर आपने कई बार देखा होगा कि क्या इंग्लिश प्लेयर, आपने कई बार सुना होगा या देखा होगा, इंग्लिश प्लेयर का मतलब क्या है, इंग्लैंड का प्लेयर, बोलो, अमेरिकन प्लेयर, अमेरिकन एक्टर, बोलो, अमेरिकन एक्ट्रेस। ये बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन फील आज ही आपने की होंगी, पूरा हमें भरोसा है, ठीक है। अच्छा, फिर ये सर सही कैसे होगा, सही की बात करें तो सही के लिए वो देखते हैं हमने ऐसे एग्जांपल लिया है आपका, रामकार, एक हमने ले लिया रामकार, ठीक है, और एक हमने लिया आपको, एक तो रामकार ले लिया, हमने आपसे बोला कि यार क्या ये सही है, हमने क्या बोला, ये सही है, तो आप क्या बोलोगे, सर ये देखने में तो सही लग रहा है, देखने में तो सही लग रहा है, क्योंकि बंदा जो स्पीकिंग करता है वो यही बोलता है रामकार, ठीक है। अब इसका मतलब तुम्हें पता चल रहा होगा कि राम की कार, लेकिन इसका शुद्ध अर्थ क्या है, राम कार, राम की कार नहीं, राम खुद कार है इसमें, इसके अकॉर्डिंग देखें तो राम क्या है, राम अपने आप में खुद कार है, कार है, ठीक है। अच्छा, अगर उसकी बात करें तो ये देखो, अभी तो ये गलत लिखा है बेटा, बिल्कुल गलत लिखा है, बिल्कुल जब गलत लिखा है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं,
इसे अगर सही लिखना चाहें तो कार ऑफ राम। अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। क्या हो चुका? अब ये बिल्कुल सही हो चुका है। अब ये सही है, मतलब या तो इसे ऐसे लिख दो, ये गलत है, लेकिन अगर इसे सही लिखना चाहें तो कार ऑफ राम। अब इसका मतलब क्या हो गया कि राम की कार। ठीक है। अच्छा, अगर इसी तरीके से इसको अगर हम इसे लिखना चाहें, इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो अगर हम इससे लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर, ठीक है। अच्छा, अगर इंग्लिश टीचर लिखना चाहें, ठीक, तो देखो इंग्लिश टीचर। अब देखो यहां पर या तो राम कार लिख दो, अच्छा एक और लिख सकते हो आप राम्स कार। तीन चीजें हैं यहां पर, ठीक है। तो अगर आप राम्स कार लिख दोगे फिर भी सही है, राम्स कार लिख दोगे फिर भी सही है, ठीक है। अब ये अपॉस्ट्रोफी एस, ठीक है, यहां तक। अब देखो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपने बोला कि सर इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसे ही आप कैसे लिख सकते हो? सॉरी, इसे नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। तूने बोला कि सर इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा दो तो ये सही हो जाएगा, इंग्लिश टीचर, ठीक है। अब या तो ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश टीचर, और या ऐसे कैसे लिख सकते हैं? कार ऑफ राम। तो इसी के अगर लिखना चाहें तो टीचर ऑफ इंग्लिश, कैसे? टीचर ऑफ इंग्लिश। तो अब देखो, अब इसमें ये क्या, ये दोनों सही हैं क्या? तो दोनों सही नहीं है। फिर गलत कौन सा है? ये वाला आपका गलत है, लेकिन सही कौन सा है? ये वाला आपका बिल्कुल सही है। अब आपका एक क्वेश्चन फिर उठा होगा कि सर ये वाला गलत क्यों है? तो आपका ये गलत बेटा इसीलिए है, फिलहाल आप यही समझ, इसे हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो अपॉस्ट्रोफी एस जो होता है ये आपका लिविंग थिंग्स, मतलब सजीव चीजों के साथ लगता है। किनके साथ लगता है? सजीव चीजों के साथ, लिविंग थिंग्स। और आपका अपॉस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज हो सकता है। अभी इंग्लिश की बात करें तो ये आपकी कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? अब इसे हम सही कैसे लिखेंगे? तो इसे सही लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। अब ये बेटा आपका बिल्कुल 100% सही हो चुका है। आप देख लेना, पर ज्यादा से ज्यादा सब लोग यही बोलेंगे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखने में लग रहा है, क्योंकि उन्हें नॉलेज अधूरी है ग्रामर की। आज के बाद आप इसे कभी गलत नहीं करेंगे। नोट कर लो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम आपको ये से क्लीन करते हैं, ठीक है। देखो इसे नोट कर लो फास्ट। ठीक है, क्लियर करते हैं। आपने उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो भाई इसके आगे देखते हैं। आप बड़ी अच्छी सी नोट्स बनाते रहे, ठीक है। हम आपको पूरा क्लियर कराएंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा हर बच्चे को। एक एक चीज का हम पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। देखो
अब बात आई इंग्लिश। अब बेटा आपने देखा होगा कि इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है आपकी इंग्लिश। अब तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन उठा होगा कि सर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश ही क्यों बोली जाती है, उर्दू क्यों नहीं बोली जाती, फारसी क्यों नहीं बोली जाती, फ्रांस क्यों नहीं बोली जाती, चाइनीज क्यों नहीं बोली जाती, हिंदी क्यों नहीं बोली जाती, अदर और डॉट डॉट, इंग्लिश ही क्यों बोली गई है? बोलो। मतलब इंग्लिश को आपका ग्लोबल लैंग्वेज क्यों माना गया? इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। इंग्लिश क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज। अब इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज बोलने का रीजन क्या है? रीजन क्या है? तो वो रीजन आज हम आपको बताते हैं कि रीजन क्या है। अब देखो, इंग्लिश आपका कहां से बना था बेटा? इंग्लैंड से। इंग्लिश आपका कहां से बना था? इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड एक पावरफुल कंट्री है। क्या? एक पावरफुल कंट्री है। अब इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने पूरे वर्ल्ड पर, मतलब वर्ल्ड के अधिकांशता कंट्री पर अपना अधिकार, स्वामित्व, ठीक है, उन पे अपना, उनको और अदर देशों को अपना गुलाम बनाया है। क्या बनाया? गुलाम बनाया है। तो अब ये बताओ कि सपोज करो, मान लिया आपने कि तुमने किसी अदर देश को, मान लिया कि फ्रांस को, ऐसे ही मान ले रहे हैं कि इंडिया में हिंदी बोली जाए, तुम नहीं मान लो, इंडिया छोड़ो, तुम्हें हिंदी आती है और तुमने क्या किया कि फ्रांस को तुमने क्या किया कि अपने अधीन कर लिया। अपने अधीन का मतलब है कि उसे तुमने गुलाम बना लिया, उस पर तुमने अपना अधिकार कर लिया। जब फ्रांस को तुमने गुलाम बना लिया, अब तुमको फ्रांसीसी भाषा आती नहीं है बेटा। क्या है? फ्रांसीसी भाषा आती नहीं है, तो क्या करोगे बेटा? अब वो तो तुम्हारे गुलाम है, तो तुम क्या कोशिश करोगे कि उन्हें भी, फ्रांस वालों को मार पीट कर हिंदी सिखा दी जाए। क्या सिखा दी जाए? हिंदी सिखा दी जाए। अब जब वो हिंदी सीखेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो गुलाम हैं, ठीक है, अब वो क्या करेंगे कि हिंदी सीखेंगे। तो जब वो हिंदी सीखेंगे तो उनके जो बच्चे, आने वाली नई पीढ़ी होगी, वो ऑटोमेटिक क्या करेगी? हिंदी ही बोलेगी। बोलो, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? बिल्कुल हिंदी ही बोलेगी। तो अधिकांशता जब ऐसा सभी देशों में इंग्लैंड वालों ने किया, तो वहां की जो भाषा निकल के आई, वो क्या निकल के आई? इंग्लिश। तो इसीलिए इंग्लिश को हमने क्या बोल दिया? ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। इसीलिए इंग्लिश को क्या मिला है? ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा मिला है। आज आपने पता कर लिया होगा कि इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज का दर्जा क्यों मिला है। आज सीखे हो आप। अब बेटा इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे आपका, ठीक है। आज आपको बेसिक चीजें बिल्कुल माइनस से उठा के चल रहे हैं, जीरो से भी नहीं, बिल्कुल माइनस से। और यही आपकी रूट्स, मतलब जड़ें, ठीक है, आपकी जड़ें इसमें मजबूत कर रहे हैं, ताकि आगे आपको फायदा होने वाला बहुत, ठीक है। देखो अभी तक ये सब चीजें आपने रट्टा मारी होंगी, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल चीजें हम सीखते चले जाएंगे, ठीक है। अब बेटा इसमें पढ़ेंगे क्या वो देखते हैं, ठीक है। यही बच्चे का क्वेश्चन यही रहता है कि सर पढ़ेंगे क्या, लेकिन क्योंकि बच्चा पूरी साल पढ़ता रहता है, उसे यही नहीं पता कि हमारा क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया और क्या सिलेबस छूट रहा है, किसकी हमें जरूरत है अभी, ठीक है। तो वो देखते हैं कि इसमें हम बेटा सबसे पढ़ने वाले हैं, सबसे फर्स्ट रीडिंग सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग में क्या सीखेंगे भाई? रीडिंग से फायदा होगा तुम्हारा अनसीन
पैसेज। इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश सॉरी इंग्लिश में नहीं, रीडिंग करने से क्या होगा, अनसीन पैसेज हमारा कंप्लीट होगा। अनसीन पैसेज आपके 9th में भी आता, 9th में साथ नहीं आता, हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर 12, ठीक है, और आपके आगे भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, डिफेंस में आता आपका नेवी, SSR, एयरफोर्स, ठीक है, NDA, SSC, ठीक है, मतलब जिस सब्जेक्ट में आपकी इंग्लिश आती है सभी में अनसीन पैसेज आता है, ठीक। अच्छा, तो इसमें देखो अनसीन पैसेज अब बात यहां पर आई कि सर ये व्हाट इज अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज है क्या, तो अनसीन पैसेज इट इज ए पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। क्या है ये, एक कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। अनसीन पैसेज क्या है, पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। लेकिन आपके फिर डाउट क्लियर हुआ, डाउट हुआ होगा उसमें कि सर ये कॉम्प्रीहेंशन तो पहली बार सुना है, कॉम्प्रीहेंशन तुमने क्या किया है कि कॉम्प्रीहेंशन को पहली बार सुना है। अब व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन, तो कॉम्प्रीहेंशन जो बेटा बनता है आपका, वो बनता है 3 चीजों से। कॉम्प्रीहेंशन किससे बनता है, 3 चीजों से। वो होती है आपकी पहली रीडिंग, नंबर 2 होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग, और जो तीसरी होती है वो होती है बेटा राइटिंग। क्या होती है, राइटिंग। रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन किससे बनता है, रीडिंग से, अंडरस्टैंडिंग से और राइटिंग से बनता है आपका। अच्छा, अब यहां तक तो आप रीडिंग कैसे करोगे वो भी देखो। रीडिंग आप करोगे make a habit of reading for at least 15 minutes a day। मतलब कम से कम आपको पर डे 15 मिनट्स रीडिंग करनी है। अब इस रीडिंग करने से फायदा क्या होगा, आपकी इंग्लिश के न्यूज़पेपर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है कि पहले उसे रीड करो, उसके बाद उसे अंडरस्टैंड करो, समझो उसे, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसके क्या करो, राइटिंग। जब आपको रीड कर सकते हो, उसे समझ सकते हो, तो राइटिंग करने में वही क्या परेशानी है, राइटिंग आप ऑटोमेटिक कर लोगे, ठीक है। अब देखो, मान लिया तुम कहोगे सर हमें तो ऐसे तो हम समझ में ही नहीं आता, हमें इंग्लिश मतलब इंग्लिश हमने जैसे न्यूज़पेपर उठाया तो हमें समझ में नहीं आता क्या लिखा है उसका। अब हो सकता है बिल्कुल नहीं आता हो, ठीक है। जब ये कंडीशन होगी तो मान लिया कि ये आपका एक पैराग्राफ है, ये आपका एक पन्ना है, इंग्लिश लिखी है इसमें, ध्यान से देखना, इंग्लिश यही लिखी है, ठीक है, दिख रहा है इसमें ना, इंग्लिश लिखी है। अब मान लिया कि तुमने यहां से यहां तक पढ़ा, फर्स्ट डे में हो सकता है कि तुम्हें 2% ही समझ में आए, पहले दिन हो सकता है 2% ही समझ में आए, वो अगला सकते हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। फिर दूसरे दिन पढ़ो, नेक्स्ट को आराम से पढ़ना, जितनी देर पढ़ो मन से। 15 मिनट के टाइम दिया हमने इसमें, 15 मिनट पढ़ना है इसे, बस इसे कितना पढ़ना है, 15 मिनट, इस ग्राफ को।
दूसरे दिन फिर आपको हो सकता है 2-3% आए। जब यही कंटिन्यू आप यही क्रिया करते रहोगे, यही एक्शन करोगे बार बार अगेन एंड अगेन, तो हो सकता, उम्मीद है श्योरली, ये हम कह सकते हैं खुद का प्रैक्टिकल है बेटा, कि 15 से 20 दिन बाद आफ्टर 15 से 20 डेज आपको यही ग्राफ, यही पैराग्राफ आपको 40 से 50% कम से कम 40 से 50% समझ में आने लगेगा। ठीक है। अब जब इसे महीने से 2 महीने कंटिन्यू आप इसकी स्टडी करोगे, आपको बहुत अच्छा 70 से 80% आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और आपने इसे पढ़ना नहीं छोड़ना। फिर आप करना क्या कि जैसे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर आता है, मैगजीन बहुत अलग अलग टाइप की आती हैं आपकी, इंग्लिश में लेके आओ, उन्हें समझने की कोशिश करो, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उन्हें समझने की कोशिश करो। उनसे क्या होगा, आपकी अनसीन पैसेज क्लियर हो जाएगी, आप बुक्स पढ़ना सीख जाओगे, उसकी हिंदी निकालना सीख जाओगे, उसकी स्टोरी सब सीख जाओगे। अब बच्चा क्या करता है, डायरेक्ट सर किताब पढ़ना सिखाओगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब ये देखो, ये आपको पैराग्राफ बाकायदा करना है, इससे आपका क्या होगा, अनसीन पैसेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्या सीखेंगे हम, राइटिंग सीखेंगे, राइटिंग। तो अभी ये हम बैठने वाले हैं, थोड़ा 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी फास्ट नोट करें। ठीक है। अभी इसमें हम आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि जगह कम है, बोर्ड भी छोटा है। ठीक है। ठीक है, देखते हैं, बैठते हैं इसे हम। और आप क्लीन सी फेयर बनाते रहे बेटा, कंटिन्यू। ठीक है। अब देखो, इसमें हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, राइटिंग। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, राइटिंग। राइटिंग करने वाले। राइटिंग में अगर आपसे हम बात करें तो राइटिंग में सर क्या सीखने वाले हैं, तो राइटिंग में आप सीखने वाले हो ऐसे ही बनाना जैसे हमने बनाया, सेम इसी तरीके से कॉपी पर साफ साफ। ठीक है। राइटिंग में हम क्या सीखने वाले, राइटिंग में हम सीखेंगे लेटर। क्या सीखेंगे, लेटर से सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हम सीखेंगे ऐसे सीखेंगे। ठीक है। और क्या सीखेंगे हम, शॉर्ट स्टोरी सीखेंगे, शॉर्ट स्टोरी नहीं, सॉरी, स्टोरी राइटिंग, स्टोरी बनाना। स्टोरी राइटिंग सीखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, इसी में आ जाएंगे दोनों। ठीक है। अच्छा, और क्या बनाएंगे, डायरी एंट्री। क्या करेंगे, डायरी एंट्री। अच्छा, अब बेटा आपका एक होता है डायरी और एक होता है डेयरी, वो देखते हैं, दोनों मीनिंग में बहुत कंफ्यूजन रहता है। डायरी, अब ये जो डेयरी होता है ये आपका पता है मिल्क वाला, और ये आपका नोटबुक वाला। ठीक है। ये डिफरेंट, ये थोड़ा आपने एक्स्ट्रा बता दी आपको चीजें। ठीक है। लेकिन ये आपका सिलेबस में है, इसे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, इसे पढ़ने वाले हैं। अब देखो, ये तो बेटा, आप देखो लेटर्स की बात करें तो लेटर्स भी बेटा आपके कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप से। कितने,
टू टाइप के होते हैं आपके लेटर, वो कौन से होते हैं? फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर्स। क्या होते हैं? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। टू टाइप के होते हैं आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल क्या होते हैं और इनफॉर्मल क्या होते हैं? फॉर्मल जैसे आपकी गली में जैसे पानी भर जाता है तो आपको नगर पालिका में लेटर लिखना होगा। बोलो, जब आपको ये लेटर लिखना होगा तो अगर आप किसी ऑफिस के लिए, किसी अफसर के लिए लिखोगे तो आपका क्या कहलाएगा? फॉर्मल लेटर कहलाएगा। और अगर आपने बोल दिया कि आपने बोला कि जैसे सिस्टर की शादी है और आपने किसी को लेटर लिखा अपने मित्र को बुलाने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा? वो इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब क्योंकि देखो, आप अगर अधिकारी बनने वाले हैं, अगर आप आगे अधिकारी बनने वाले हैं तो आपको उम्मीद पूरा सीधा सा है कि आपको फॉर्मल लेटर वगैरह लिखना पड़ेगा, लेटर वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इसकी लेटर की इसीलिए आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बेटा हम पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर में सर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ग्रामर, अभी ये ग्रामर पे नहीं पहुंच पाए हम, अब हम ग्रामर में क्या पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामर की अगर बात कर लें, ग्रामर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो आपको जैसा सभी के फेमस चीज क्या होती है? टेंस। इसके ये बहुत प्रिय होता है बच्चों को, बहुत प्रिय टेंस। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस मींस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक। थर्ड पे पढ़ेंगे हम नरेशन, मींस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बोलो, ये हो गया। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं? दिख रहा है ना? फोर्थ नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? फोर्थ पे पढ़ेंगे हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन दिख रहा है? प्रीपोजिशन फोर्थ पे क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। 5 नंबर की अगर बात करें तो डिटरमाइनर। डिटरमिनर्स 5 पे पढ़ने वाले। 6 की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इंग्लिश आपकी ऐसी है कि अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है अन्यथा नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बिल्कुल फायदा करने वाली है, ग्रामर में फायदा करने वाली है। क्योंकि इंग्लिश का यूज पता नहीं कहाँ हो जाए। अगर आप कहीं वीजा बनवाने जाओगे, बैंक वगैरह में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर हर जगह पर इंग्लिश, आज देख रहे हो आजकल सब बुकें वगैरह भी क्या होती हैं, सभी इंग्लिश में आती हैं। तो इंग्लिश का तो यूज है, बिल्कुल हर क्षेत्र में है। ठीक है, तो हर बंदा ऐसे पढ़ सकता है, ऐसे नहीं कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब 7 नंबर पे क्या पढ़ने वाले हैं? 7 की अगर बात करें तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये आपको सभी को पता है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आपके 8 टाइप के। कितने टाइप के?
8 टाइप के। अब ये कौन कौन से होते हैं वो समझ लेते हैं हम। पहला आपको सभी को पता है क्या होता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और होता है आपका एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक रह गया आपका, वो रह गया कौन सा, इंटरजेक्शन। ये हो गए 8 टाइप के आपके, क्या हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गए आपके 8 टाइप के। ठीक है, अच्छा 8 नंबर की अगर बात कर लेते हैं, 8 नंबर पे क्या होगा, ये पढ़ेंगे हम क्लाउड्स। 9 की अगर बात करें तो 9 में हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आपका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, प्रेडिकेट पढ़ेंगे। इसका हम अलग पोस्टमार्टम करेंगे, इसका अलग एक एक क्रिस्टल क्लियर करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, इसका अलग और इसका अलग, चारों को हम अलग अलग बिल्कुल बारीकी से क्रिस्टल क्लियर करके आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा 10 नंबर की बात करते हैं हम, 10 की, तो इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, फ्रेज, क्या पढ़ेंगे, फ्रेज पढ़ने वाले, फ्रेज और क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस एंड इट्स टाइप, इसके क्या पढ़ेंगे हम, टाइप भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपका बेटा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अभी और है सिलेबस। अब वो देखो, अभी आपका पूरा क्या पढ़ा हुआ है, फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, 11 की बात करें फिगर ऑफ स्पीच, जिन्हें हिंदी में आप बोलते हो, क्या बोलते हो, अलंकार। ठीक है, क्या होता है, अलंकार। ठीक, ये तो आपका हो गया। अब जल्दी से नोट कर लें 1 मिनट के अंदर, जल्दी से, स्पीड से। ठीक है, अभी हम इसे क्लीन करने वाले हैं। उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। अब इसे हम क्या करने वाले हैं, क्लीन। देखो इसके आगे समझ में आ रहा है कि नहीं, पूरा एक एक ऐसे ही पढ़ाएंगे हम हर पार्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़ा वोकैब रह गया, वोकैब कराएंगे आपको एक एक मीनिंग, और ऐसे 100% लॉक कभी नहीं भूलोगे, उसकी टेंशन मत लो, केवल भरोसा करो, बस ट्रस्ट करो बस। और इसके बाद आप जिस सब्जेक्ट की जोन सी एग्जाम में हो, ठीक है, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो
या आपका 9th है, 10th है, या 11th है, या 12th है। आप अपनी बुक उठा के देख लेना हमारा पढ़ने के बाद। अगर कोई क्वेश्चन सिंगल निकल जाए तो आप हमसे कहना सर क्या बता रहे थे, ठीक है। कोई भी श्योरली बात कर रहा हूँ कि कोई भी आपका एक सिंगल पार्ट बचेगा नहीं इंग्लिश का, ठीक है। ठीक, अगला इसमें हमने एक बेसिक सेंटेंस लिया, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस लिया। आज आप लोगों को नाप लेते हैं कितना आता है किसको, ठीक है। बेसिक सेंटेंस लिया, ठीक है। अब हमने इसमें बोला कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। क्या बोला कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। अब हमने आपका एक बेसिक सा सेंटेंस उठाया कि हमने आपसे पूछा कि बेटा ये बताइए कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, सेंटेंस सही है या गलत है, बोलो। सोच समझ के बताना है। अब सीधा सा बात है कि आप क्या कहोगे, ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्या कहोगे कि रॉन्ग। ज्यादातर लड़कों का यही है, यही रहता है क्या है ये रॉन्ग है, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। रॉन्ग नहीं है, फिर है कैसा, राइट है। कैसे, ये कैसा है, राइट। अब सर तुम कहोगे सर ये तो हमें तो रॉन्ग लग रहा है, ये राइट कैसे है, तो वो देखो कैसे राइट, वो देखते हैं। अब इसमें क्या लिखा है, माई मैथमेटिक्स, कि मेरा मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। कैसा है, गरीब। गरीब नहीं है, पुअर। पुअर का मीन्स वीक, कमजोर, ठीक। अब माई मैथमेटिक्स का ये सेंस क्या दे रहा है कि माई कैलकुलेशंस, माई कैलकुलेशंस ही का तो मतलब है कि मेरा मैथमेटिक्स मतलब मेरी कैलकुलेशंस वीक है। अब कैलकुलेशंस क्या है, ये आपकी पता है कि आपके का ये क्या है, प्लूरल है। कैसा है ये, जब ये प्लूरल है तो ये वर्ब भी सब्जेक्ट कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। यहीं पर लोग कहते हैं कि यहाँ पर आर नहीं इज आना चाहिए, लोग ये कहते हैं, लेकिन यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। क्योंकि ये वो फंडा कौन सा लगाते हैं, मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, वही वाला फंडा लगाते हैं कि इन सब्जेक्टों को हमेशा सिंगुलर में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, कैलकुलेशंस का दिखा रहा है, कैलकुलेशंस को दिखा रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्लूरल आ गया तो ये कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल आपकी वर्ब लेगा। क्लियर, यहाँ पर आपका ये प्लूरल वर्ब लेने वाला है। अच्छा, फिर हमने और इसमें सीखा, और अगर सीखने की कोशिश करें तो हमने देखा कि इंग्लिश में कुछ भी अगर हम पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश में अगर हम कुछ भी पढ़ेंगे तो आपका कोई भी सेंटेंस किससे बना होता है बेटा, सब्जेक्ट से बना होगा, और वर्ब से बना होगा, और ऑब्जेक्ट से बना होगा। इन तीन के अलावा बेसिकली मोटे तौर पर अगर हम समझना चाहें तो इन तीन के अलावा और किसी से भी नहीं बना होता है। अब बात ये आ गई कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है। ये है क्या, जिसे बिल्कुल नहीं आता बिल्कुल उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। आता है तो अच्छी बात है, हमने क्या बोला, बिल्कुल माइनस में लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट बेटा वो होता है जो डूअर, डूअर का मतलब होता है कि जो काम करता है, काम जो व्यक्ति काम करता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। डूअर मतलब जो काम करने वाला होता है उसी को कहते हैं डूअर, और डूअर को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, ठीक है। अब वर्ब क्या होता है, जो एक्शन होती है, एक्शन मीन्स कार्य किया जाता है, जो क्रिया, जो कार्य उसमें होता है, क्रिया होती है। अब ऐसा नहीं कि वर्ब हमेशा एक्शन को दिखाएगी, ज्यादातर केसेस में आपकी जो वर्ब एक्शन को दिखाएगी, लेकिन जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो इसे हम और बताएंगे कि वर्ब किस किस को दिखा सकती है। बेसिकली अगर आप देखना,
अगर सुनना चाहो तो सुन लो। एक्शन जो है ये आप वर्ब जो है आपके एक्शन को भी दिखा सकती है, एक्शन, ठीक है, और ये पोजेशन को भी दिखा सकती है, ठीक है, और भी चीजें हैं, एक तो और चीजें हैं वो भी आपको इसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, वो देखते हैं। अब बात आई कि ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट तो बेटा ये होता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर होता है ये, मतलब जो रिसीव करता है, चीजों को रिसीव करता है, वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। अब बेटा वर्ब की अगर बात कर ले तो इसमें वर्ब नहीं होता है, वर्ब। आर जो है वो साइलेंट रहता है। कैसा रहता है? वर्ब। आर साइलेंट रहता है तो इसे वर्ब नहीं पढ़ना कभी, वर्ब, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब एक हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके सामने, बिल्कुल सिंपल सा। क्या दिया हमने? बोला कि राहुल एब्यूज्ड मोहित। ये सेंटेंस लिया। अब हमने बोला कि सब्जेक्ट बताओ, वर्ब बताओ और ऑब्जेक्ट बताओ। फिलहाल हम यह बता दोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट से सीखना है। हमने बोला कि काम किसने किया, गाली किसने दी? राहुल ने। किसे दी? मोहित को दी। तो राहुल जो है ये क्या है? डूअर है। राहुल काम किसने किया? इसने ही तो किया काम, बोलो। राहुल ने किया, तो यही तो डूअर हो गया। जब ये डूअर हो गया, डूअर, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। हम बोले काम क्या किया, एक्शन क्या हुआ? तो हम बोलोगे गाली देना एक्शन हुआ, तो ये एक्शन को दिखा रहा है। जब ये एक्शन को दिखा रहा है तो ये क्या होगी? वर्ब होगी। अब रिसीव किसने की? मोहित ने। अब ना चाहते हुए भी बेचारे ने रिसीव की, मजबूरी है, ठीक है। जब इसने बेचारे ने की है तो रिसीवर को क्या बोलते हैं? ये रिसीवर हो गया आपका। जब ये रिसीवर हो गया तो ये क्या बन गया आपका? ऑब्जेक्ट बन गया। बोलो, यहां तक क्लियर है कि नहीं? नोट करो फास्ट। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ना चाहें तो वो देखते हैं। हमने बोला एक नोट डालना है। नोट क्या होगा? नोट की अगर बात करें तो वो देखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड ऐसे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में दो वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने बाद 100% ऑब्जेक्ट लेते हैं। 100% का मतलब है कि कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए अगर उन्हें बुलाओगे तो। बोलो, अगर आपने देखा होगा गांव में क्या होता है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको बुलाओगे तो उन्हें कुछ चीजें एक्स्ट्रा का मतलब आप समझ चुके हो, एल्कोहलिक चीजें, ठीक है, वो जरूर चाहिए होता है, ठीक। तो अगर उन्हें बुलाओगे तो वो उन्हें चाहिए ही चाहिए, ठीक, नहीं तो वो आएंगे नहीं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इसी तरीके से आपका इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट लेना ही लेना है। आप कहीं से लाओ उनके लिए, वो चीजें क्या है वही हम नोट में लिखने वाले हैं, वो वर्ड कौन से हैं, ठीक है।
दो वर्ड ये आपके ऐसे होते हैं कि उनको हर हाल में ही अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब वो वर्ड कौन से हैं वो बात करते हैं। तो वो वर्ड बेटा पहला आपका है वर्ब। वर्ब आपकी पहली है, इसको वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होगा। और 2 नंबर पे आपका होता है प्रीपोजिशन। इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाओ, ठीक है। यही 2 वर्ड ऐसे हैं कि जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अब इन्हीं दोनों को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें पहला क्या होगा वर्ब, तो पहली हेडिंग हम डालेंगे वर्ब, ठीक है। आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसी के बाद यहीं से हम पढ़ना बिल्कुल शुरू से करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसका बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाते रहें, ठीक है। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है। और वेट करें, जल्दी से जल्दी हम आपका ये नेक्स्ट वीडियो भी इसमें अपलोड बिल्कुल 0 से ही कराने वाले हैं, मतलब यहाँ से आपको आगे बढ़ाने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे, ठीक है। थैंक यू।